नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में बात करेंगे हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ऐतिहासिक क्यूबा दौरे की। करीब 9 दशकों के बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति क्यूबा की यात्रा कर रहा है। बराक ओबामा क्यूबा पहुंच चुके हैं फिलहाल। हालांकि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने बराक ओबामा की इस यात्रा की आलोचना भी की है और कहा है कि जब तक कास्त्रो परिवार सत्ता में है तब तक ये दौरा नहीं होना चाहिए था। माना ही जा रहा है कि ओबामा की क्यूबा यात्रा के कई मायनों में इसको अहम है और इससे क्यूबा को कई फायदे हो सकते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो क्यूबा के लिए आर्थिक तौर पर बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 55 सालों से क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? अमेरिका की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस के लिहाज से इसको किस तरह से देखा जाए, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश के गोयल मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान BS प्रकाश हैं, वो भी एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में। कमल मित्र चिनॉय हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU में, और वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। BS प्रकाश जी, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि काफ़ी इंटरनेशनल प्रेस भी इस बात को मिल रहा है। ज़ाहिर है कोई बात ऐसी है जो कि तकरीबन 100 साल से कुछ कम अगर लगा लें तो इसमें हो रहा है 90 साल बाद जो है कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? क्या इसको अमेरिकन स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर पॉलिसी ज़्यादा माना जाए, या ये इनिशिएटिव माना जाएगा प्रेसिडेंट ओबामा का? ये महत्वपूर्ण विषय है, बट इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि एक एक सीरियल या एक स्टेप्स जो आजकल हम देख रहे हैं ओबामा की पॉलिसी। आपने पूछा ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का इसका ऊपर कितना प्रभाव है। मैं मानता हूँ काफ़ी तरफ से ओबामा का लेगेसी का एक सवाल है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है, पहले म्यांमार में जो एक सत्ता था, अमेरिका इस सत्ता से उन्होंने एक दूसरा दृष्टिकोण लिया, एक मॉडरेट व्यू लिया। सबसे महत्वपूर्ण ईरान के साथ जो हुआ, ये सब ओबामा का ये जो प्रेसिडेंसी है इसका इनिशिएटिव्स है। क्यूबा के बारे में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे से ज़्यादा अमेरिका का इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें बहुत उसको प्रतिबंध था। वो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें ओबामा जो कोशिश कर रहे हैं उसका लेगेसी का वो महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चिनॉय, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड माना जा रहा है कि इतने सालों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का वहाँ जाना। हालांकि 2014 के आखिर तक हमें ये संकेत मिलने लगे थे, एम्बेसडर्स भी एक दूसरे के देशों में जा चुके हैं, तो इससे ये संकेत मिल रहे थे कि रिश्ते जो हैं वो सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको इतना बड़ा टर्न अराउंड वाकई मानना चाहेंगे? देखिए, ओबामा मुझे लगता है जब हम 10 साल बाद सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया है, वो काफ़ी लिबरल राष्ट्रपति हैं। और जो क्यूबा के साथ दिक्कत हुई वो 62 में युद्ध की तरफ जा रही थी, मगर उसके बाद जो नेगेटिव फोर्स था वो क्यूबन जो क्यूबन को छोड़ के अमेरिका में चले गए, और वो एग्जाइल्ड हैं ज़्यादातर एग्जाइल वाले, और वो दबाव डाल रहे थे कि क्यूबा के साथ बातचीत नहीं हो। मगर मुझे लगता है फिडेल कास्ट्रो का हटना कमज़ोरी के कारण और उम्र के कारण, और राहुल कास्ट्रो का आना क्यूबा में भी एक प्रैग्मेटिक सरकार को ले आया। क्योंकि वो लोग तो ये भी मान रहे हैं, जो एग्जाइल लोग हैं, कि क्यूबा आज़ाद भी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इस फैमिली से आज़ाद नहीं होगा क्यूबा, तब तक नहीं जाना चाहिए था। अब परिवार की राजनीति सिर्फ उस देश में नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो इतना नहीं रहेगा। जो राष्ट्रपति बनेगा, और सारे जो साइंस हैं वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी या हिलरी क्लिंटन जीतेंगे। तो ये दोनों प्रैग्मेटिक हैं काफ़ी। ट्रंप के बारे में पता नहीं, मगर हिस्टोरिकली जब बैरी गोल्डवाटर और ऐसे लोग लड़े, उन्होंने कुछ बात किया जब तक उनको नॉमिनेशन मिला, नॉमिनेशन के बाद गर्म हो गए। और अमेरिका को इससे फ़ायदा है, क्योंकि जो फ्लोरिडा वगैरह में लोग रहते हैं उनके लिए ये समर वेकेशन हो जाता है। बिल्कुल। तो उनको भी आर्थिक लाभ होगा। जी। सुरेश गोयल जी, बताइए फिलहाल कि खासकर फ्लोरिडा, ओहायो जो दोनों स्टेट्स हैं, उनका जीतना बहुत ज़रूरी है अगर अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीतना है। और फ्लोरिडा का जहाँ तक हम जिक्र करें, वहाँ क्यूबा के ओरिजिन के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, उनका काफ़ी हद तक जो है वो प्रभाव है वहाँ पर। आप क्या इसके मद्देनज़र, इस नज़रिए से देखना पसंद करेंगे प्रेसिडेंट ओबामा की इस यात्रा को? ये बात तो सही है कि जो एग्जाइल हैं, क्यूबन एग्जाइल,
मायामी में, फ्लोरिडा में, तो नेचुरली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है तो उनका असर काफ़ी ज़्यादा है और इलेक्शन ईयर है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम पहले के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें तो ये भी मानना है कि जो एग्जाइज हैं वो ज़्यादातर उनका वोट रिपब्लिकन वोट है ये। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्यूबन एग्जाइज की वजह से ओबामा का डिसीजन में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने की मेरे को उम्मीद नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि एक तो 2009 में ही जैसे ही राउल कैस्ट्रो आया, और मेरा ख्याल है कि फिडेल कैस्ट्रो का हटना अपने आप में एक जो बदलाव आया उसकी तरफ एक इशारा था। और अमेरिका भी ये है कि फिडेल कैस्ट्रो जो है एक रेवोल्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो जैसे ही रेवोल्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव हटे एक थोड़ा कंफर्ट लेवल आगे कि वो डील कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, जो रिलेशंस है, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। अगर डाटा देखें पिछले 4 साल में जो रेमिटेंसीज हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है रिलेशंस में, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जिसका मतलब ये है कि ये खाली ओबामा की बात नहीं है या खाली राउल कैस्ट्रो की बात नहीं है, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें क्यूबा और यूएसए के रिलेशंस की एक खास अहमियत है। ओएस में भी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन में जब तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनका एक इन्फ्लुएंस रहेगा, और जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि वो शायद राष्ट्रपति बन के आएँ, तो मुझको नहीं लगता कि क्यूबन से रिलेशन में कोई डाउनटर्न होने की उम्मीद होगी। जी सत्यन जी, आप इसको कितना अहम मानते हैं? और दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है। पहली बात तो फिडेल कास्ट्रो से मुलाकात नहीं होगी राष्ट्रपति ओबामा की, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। अभी तक उनकी आइटिनरी में शामिल नहीं है और इसको काफ़ी जो है हेडलाइंस दी जा रही हैं कि कम से कम उनसे मुलाकात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ के शासक राउल कास्ट्रो जो हैं वो एयरपोर्ट तक उनको लेने नहीं आए, बल्कि विदेश मंत्री वहाँ पहुँचे। यानी कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी ताकत मान लिया जाए अमेरिका को, उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए फिलहाल नहीं पहुँचे राउल देखिए, कास्ट्रो। हर देश का में एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया है। ये बात ठीक है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को उठाया है और इसको अमेरिका की कमजोरी के रूप में उन्होंने पेश करने की कोशिश की है कि बराक ओबामा के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो अमेरिका का एक तरह से अपमान है। जैसा कि अपोजिशन का एक क्रिटिसिज्म होता है, वो ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मेरी समझ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिडेल कास्ट्रो आज वहाँ किसी पद पर नहीं है और जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें उस आइटिनरी में होना वो कोई आवश्यक लेकिन नहीं क्या था। उनका सांकेतिक महत्व नहीं था? सांकेतिक महत्व अभी जिस ढंग से अमेरिका और क्यूबा के संबंध जिस तरह समस्याग्रस्त रहे हैं, अभी 3 साल पहले यह सोचना भी मुश्किल था कि कोई अमेरिकन राष्ट्रपति हवाना में कदम रखेगा। संबंधों में जिस तरह का तनाव था, 2014 दिसंबर से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पिछले साल जुलाई में उनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हुआ और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ कदम रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास ढंग से जो चीज़ें अनफोल्ड की हैं उसका नतीजा है। इसमें सिंबॉलिक चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देकर इसका जो सब्सटेंस है, इसका जो कंटेंट में जो ख़ास बात है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है। सब्सटेंस आप देखते हैं? सब्सटेंस ये है कि ये दोनों ही देशों ने एक जो को एग्जिस्टेंस है कि अलग अलग सिस्टम के साथ दो देश साथ में रह सकते हैं, एक तो इस सिद्धांत पर जोर पड़ा है। दूसरी चीज़ जो देखने की बात है कि आज आप इस बात को समझने की बात है कि क्यूबा भले उसने क्यूबा के भीतर में बदलाव शुरू हो गए हैं, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को इजाज़त दी गई है, लेकिन आज भी वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक है। आज भी वहाँ लाल झंडा और इंटरनेट की भी राशनिंग वहाँ पे होती है, राशन के हिसाब से जो है वो घंटों के हिसाब से आज भी वहाँ लाल झंडा कायम है, लाल झंडा आज भी लहरा रहा है, ठीक अमेरिका के बगल में। अमेरिका की जो राजनीतिक विचारधारा रही है उसका जो वो एडवर्सरी रहा है और इसीलिए ये सारी समस्याएं थी। ये सब होने के बावजूद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक संबंध बना और आज अमेरिकन राष्ट्रपति वहाँ गए हैं। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है कि दो अलग अलग सिस्टम के साथ इन दोनों देशों ने साथ चलने का फैसला किया है। यही इसकी खूबसूरती भी है शायद। राउल कास्ट्रो के बारे में, वो सिर्फ पारिवारिक शासन नहीं है यहाँ कहा गया। राउल कास्ट्रो उस कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे, वो जो वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी। ये संयोग है कि वो फिडेल कास्ट्रो के भाई भी हैं, इसलिए हम लोगों को उसको सीधे उस तरह जैसे कि उत्तर कोरिया में है या
दूसरे जहाँ पर परिवारवाद कम्युनिस्ट पार्टी में आया उस रूप में उसको नहीं देखना चाहिए। वो हमेशा ही वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। तो आज उनके हाथ में शासन है, इनके आने के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं। इन्होंने घोषणा कर रखी है कि 2018 में ये पद छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। तो वो रहते हुए दो अलग अलग सिस्टम एक साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रहें, ये इसका इम्पोर्टेंस बड़ी है। विचारधारा है। और ओबामा ने इसको एक्सेप्ट किया, इस विचार को आगे बढ़ाया, इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल। एम्बेसडर प्रकाश, ये बताइए फिलहाल कि हम अमेरिका के नज़रिए से तो देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन क्यूबा के नज़रिए से भी देखना महत्वपूर्ण है कि क्यूबा क्यों, कुछ कदम तो क्यूबा भी चला है, जब अमेरिका साथ चला है तभी बीच में कहीं पहुंचे हैं। क्यूबा के नज़रिए से आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे? वो लोग जो क्यूबा में रहते हैं, नई पीढ़ी और ख़ासकर जो ओल्ड टाइमर्स हैं क्यूबा के, वो भी इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, पहले बात तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आज का दुनिया में आइडियोलॉजी एंड डॉगमा, इसका स्थान सब जगह पर, सब मुल्कों में कम हुआ है। हम चाइना के बारे में तो हम जानते हैं, ईरान के साथ देखिए कितना एडवर्सरियल रिलेशनशिप था, इससे ज़्यादा इन सम वेज। वो डेथ टू अमेरिका हमेशा चैंट करते थे। अब वो रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज हुआ कि मतलब ये नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम्स निकल जाएगा, बट दोनों राष्ट्र के साथ जो भी दो सिस्टम्स हो, एडवर्सरीज हो, बातचीत करना शुरू करना ये अनिवार्य है आजकल। नॉर्थ कोरिया इज़ एन एक्सेप्शन, वो छोड़ के सब जगह पर ऑलमोस्ट अनिवार्य है। और हम ये भी देखते हैं कि इंक्रीमेंटल चेंजेस तो हो ही रहा है। क्यूबा के बारे में आपने पूछा, क्यूबा में बहुत आफ्टर ऑल लाइक ए वेरी कंट्री यंग लोग हैं, वो सब अमेरिका का सॉफ्ट पावर है और हार्ड नीड्स भी है। टूरिज़्म रेवेन्यू चाहते हैं, बेसबॉल खेलना चाहते हैं। क्यूबा में इतने सालों से बेसबॉल का बहुत फैंस है, और ये भी ओबामा का कार्यक्रम बल्कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ सिगार नहीं मिलता है खास तरह का, वो भी एक तरह वो की अमेरिका महरूमी की है। चाहिए। बट और एक विषय मैं जो हमने अभी तक नहीं बताया वो मैं उठाना चाहता हूँ। ये पूरा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये पूरा कंट्रीज में इसका बहुत अहम व्यवहार है। क्योंकि अगर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुला, ये बहुत कंट्रीज आजकल लेफ्ट लीनिंग, ये प्रैग्मेटिक है, अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है। तो क्या आप इसको कह रहे हैं कि जो थे। लैटिन अमेरिकन पॉलिसी है अमेरिका की, वो बदल जाएगी इस कदम के बाद? नहीं, बदलना ज़रूरी था, क्योंकि क्या होता था, पूरा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का, उसको UNASUR बोलते हैं, एक संगठन था, एक संस्था था, उसमें अमेरिका नहीं आ सकते थे। क्योंकि अगर आप क्यूबा को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं करेंगे, अगर कैस्ट्रो आएगा, रफ कैस्ट्रो आएगा तो आप बाहर चले जाएंगे, उसका कोई, इसकी ये बहुत बड़ा मुसीबत था अमेरिका। अब ये नॉर्मलाइज करना अगर कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब जो राष्ट्र है साउथ अमेरिका, वो अमेरिका की तरफ और ओबामा की तरफ अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे। और जो भी, मेरा ख्याल में जो भी प्रेसिडेंट आके आएगा, ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि इतना बड़ी एडवर्सरियल रिलेशनशिप पे हिस्ट्री का मामला है, इसका रखना ज़रूरी नहीं है। जी प्रोफेसर चिनॉय, क्या इसको जिस तरह से अमेरिका की जो अंदरूनी राजनीति है, खासकर चुनाव के वक्त में, क्या बराक ओबामा को नुकसान भी हो सकता है? क्या वाकई इस तरह से लोगों के सामने पेश करने में कामयाब हो सकती है विरोधी पार्टी की, इसको जिस सेल आउट कहा जा रहा है अभी से कि बिल्कुल अमेरिका का नाम डुबो दिया, यहाँ तक की बातें हो रही हैं? आपको लगता है इस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, क्यूबा से अमेरिका कोई खतरनाक दंड या कुछ नहीं है। वो क्यूबा नहीं कह रहे कि हमें इतना इतना ना दो फिर हम दोस्ती करेंगे। वो तो बराबरी चाहते हैं। रही बात समाजवाद की, हाँ, मगर एक देश में समाजवाद बनाना मुश्किल है, और जो मर्कोसूर है, जो लैटिन अमेरिकन अलायंस है, वो भी लेफ्ट ऑफ सेंटर है, मगर वो हार्ड लेफ्ट नहीं है। और एक फ़र्क थोड़ा से दोनों भाइयों में, फिडेल और राहुल में, ये है कि राहुल नरम तरीके से बोलते हैं। उसका ये नहीं है कि वो बात नहीं बोलते हैं, मगर वो हार्ड लाइनर नहीं दिखते हैं अमेरिकन को, तो उससे भी फ़ायदा है दोस्ती के लिए। और आखिर में अमेरिका के सत्ता के लिए, उनके आर्थिक स्थिति के लिए ज़रूरी ये भी है कि लैटिन अमेरिका के साथ दोस्ती और मजबूत हो। क्योंकि जैसे एम्बेसडर प्रकाश ने कहा है, वेनेजुएला में भी वामपंथी हैं, बोलीविया में भी हैं, ब्राज़ील में भी हैं, ये बड़े बड़े देश में हैं। तो इस स्थिति में यदि क्यूबा के साथ बातचीत हो जाए, मुझे नहीं लगता रिपब्लिकन्स चिल्लाएंगे,
मगर जब वोट लेने जाएंगे मुझे नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा हल्ला मचाएंगे, कि क्यूबन एक्साइल्स भी अब इतने उत्तेजित नहीं है। हालांकि टेड क्रूज का कहना है कि काफ़ी अपोलोजेटिक नज़र आ रहे हैं बराक ओबामा, और ये भी कहा कि जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनके प्रति दरअसल ये कमज़ोरी और एक तरह का अपीज़मेंट और जो तुष्टिकरण है उसका रुख लग रहा है, कम से कम इस तरह का माहौल बन रहा है। मिस्टर सुरेश गोयल, ये बताइए फ़िलहाल कि इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि क्यूबा की जो अपनी पहचान है, अमेरिका की इस दोबारा एक तरह से एक तारुफ हो रहा है, एक इंट्रोडक्शन हो रहा है अमेरिकन पॉलिसीज़, अमेरिकन इकोनॉमिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्योंकि बताया जा रहा है कि फ़िलहाल उनकी जो आइटनरी है उसमें काफ़ी कारोबारियों से मुलाकात करेंगे बराक ओबामा, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगे और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जाएंगे, और 3 दिन के इस दौरे में पूरे परिवार को साथ लेकर वो वहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गुडविल का भी जो मामला है कि पूरे परिवार के साथ एक पर्सनल टच भी वो देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि क्यूबा की जो अपनी पहचान रही है, एक अलग थलग पहचान, एक ख़ास पहचान, क्या उसको हिलाने का एक हिलने का ख़तरा भी है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि इस विजिट से क्यूबा की जो एक अलग पहचान रही है उस पर कोई खतरा महसूस हो रहा हो। अगर देखा जाए तो जो यूएस और क्यूबा के जो रिलेशंस में रिप्रोचमा आया है या जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, इसमें मुझको कहीं ऐसा नहीं लगा कि राउल कास्त्रो ने या क्यूबा ने कहीं कोई कंप्रोमाइज़ किया हो। अगर आप देखेंगे कि जो यूएस ने जब इनिशिएटिव लिया कि रिलेशनशिप ओपन करने का, 2008 में राउल कास्त्रो के आते ही उन्होंने क्यूबा की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए पहले ही वहाँ पर रिफॉर्म्स लागू करने शुरू कर दिए थे। वो ज़रूरत थी उनकी कि उनको रिफॉर्म्स करने हैं। जब वो रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं, एक तो वो, और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसके तहत 1961-1962 में अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे, वो आइडियोलॉजी बची कहाँ थी अभी तक? या कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, रशिया का कोई ऐसा ख़ास इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं था कि हम कहें कि वो एक रशियन कैंप का देश है ये। तो जो एक कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल बदल चुका था अभी तक, और यहाँ पर ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की थी कि क्यूबा और जो क्यूबा के लोग हैं, क्यूबा बिल्कुल राइट नेक्स्ट डोर है यूएसए से, क्यूबन एग्जाइल्स वहाँ पर हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, जो खबरें हैं कि यूएस में क्या हो रहा है वो वहाँ पर जाती हैं। वहाँ के लोग भी जो है अपना एक लेवल ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं ये, तो उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी अपने आप को ये नहीं करा कि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है। बाद में जो होगा ठीक है, 2 साल के बाद में 18 में जब राहुल कास्त्रो जाएं तो इलेक्शन हो, क्या होंगे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इस पूरी यात्रा से मेरे ख्याल है दोनों ही देशों को लाभ हुआ है। क्यूबा को लाभ हुआ है कि क्यूबा के साथ में जब यूएसए का बिजनेस खुलेगा तो बाकी जो देश हैं उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। और बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं, क्योंकि लगातार खबरें जिस तरह की आ रही हैं हमारे पास, एक नज़रिए से देखने की कोशिश है कि ये फ़ायदा सिर्फ क्यूबा को होने जा रहा है, क्यूबा का आइसोलेशन ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस पूरे जो बैन लगा है कारोबारी रिश्तों पर दोनों देशों के बीच, इससे $1.2 बिलियन का नुकसान सालाना अमेरिका को होता है। बिल्कुल, तो ये दोनों को ये फ़ायदा होगा। अमेरिकन बिजनेस काफ़ी अरसे से महसूस कर रहा है कि वो क्यूबा के ऊपर फाइनेंशियल और बिजनेस सैंक्शन लगा करके उन्हीं को नुकसान हो रहा है। बिजनेस लॉबी ने काफ़ी कुछ कहा है। अगर अभी तक सैंक्शन नहीं हटी हैं, उसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण वजह है वो क्यूबन एग्जाइल्स हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कुछ अरसे के बाद में उनका भी महत्व थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और ये जो एग्जाइल लोग हैं इनकी कटुता भी कुछ कम होगी क्या अपने पुराने देश के प्रति? हो रही है पहले से जी। जी हाँ, सतीश जी ये बताइए, फिलहाल की महत्वपूर्ण बातें कई पूछने की हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस समाजवाद का चेहरा क्यूबा हमें दिखाता है फिलहाल, क्या आपको लगता है कि वो लगातार बना हुआ है या उसकी एक जो मौजूदगी है वो बदल रही है, या एक देश क्या वाकई एक टापू की तरह रह सकता है? देखिए, आज दुनिया भर में और ख़ासकर विकसित दुनिया में अगर आप देखें तो समाजवाद को लेकर एक नई समझ बनती हुई नज़र आ रही है। खुद अमेरिका में बर्नी सैंडर्स का जो फेनोमेना है, जिस तरह का समर्थन उनको मिला है और ख़ासकर नौजवान तबके का समर्थन जैसा मिला है, एक अमेरिका में एक करीब 100 साल बाद एक ऐसे पर्सन ने राष्ट्रपति पद के लिए बिड किया, कोशिश की, जो अपने आप को खुलेआम सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहता है। और ये बुरा शब्द नहीं है अब?
ये बुरा शब्द अमेरिका में सोशलिज्म और कम्युनिज्म को सिनोनिमस यूज किया जाता रहा है, कम्युनिस्ट को और क्रिमिनल्स को लगभग सिनोनिमस बताया जाता रहा है। ये सारे उस देश के भीतर में आज वहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है उसमें आप एनी नंबर ऑफ सर्वे देख लीजिए, 80% 90% जो नौजवान हैं उन्होंने बर्नी सैंडर्स को अभी समर्थन दिया है। और ठीक है, ये लगभग पहले से भी तय था और अब और ज़्यादा तय है कि हिलरी क्लिंटन ही बनेंगी, लेकिन उनका जो आज ये कहा जा रहा है कह रहे हैं उनका प्रभाव बाकी रहेगा ना जीतने के बावजूद। नहीं, ये कहा जा रहा है आज हिलरी क्लिंटन को सैंडर्स डेमोक्रेट कहा जा रहा है कि सैंडर्स ने एजेंडा सेट किया, उसके ऊपर हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं। मेरे कहने का पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि समाजवाद को लेकर एक नई ढंग की समझ, एक नई ढंग की बहस दुनिया में खड़ी हुई है। ये हम लोगों ने स्पेन में पोदेमोस की जीत में देखा, उसके पहले सिविजा के जीत में देखा, ये जेरेमी कोर्बिन का जो फेनोमिना हम लोगों ने ब्रिटेन में देखा। तो समाजवाद जो 20वीं सेंचुरी का समाजवाद था, नेशनलाइजेशन, फुल स्टेट कंट्रोल, उससे आगे बढ़कर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के साथ कैसे इक्वालिटी के सवाल को रिजॉल्व किया जाए, इसमें दुनिया लगी हुई है। ये जो फेनोमिना है, ये इससे क्यूबा भी प्रभावित होगा। अगर यहाँ पर समाजवाद की बात होगी तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की जो लोगों की आकांक्षा है, समाजवाद और डेमोक्रेसी को अलग करके नहीं देखा जा सकता कि एक डेमोक्रेटिक होगा एक सोशलिस्ट होगा। तो ये सारा जो विश्व घटनाक्रम है, इसका असर सबके ऊपर में हो रहा है। ये अमेरिका और क्यूबा के संबंधों पे भी हो रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एम्बेसडर प्रकाश, ये बताइए फिलहाल की जिस तरह से हमने शुरुआती बहस किस तरह से की थी कि अपनी एक विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं बराक ओबामा, पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उस पर, क्या ये बराक ओबामा के साथ ही ख़त्म होंगी ये पॉलिसीज़, ये नीतियाँ, चाहे वो ईरान का हम जिक्र करें, चाहे अब हम क्यूबा का जिक्र करें? ये वो ताकतें हैं या छोटी ताकतें हैं जो एक इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ी हुई थी और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ से आवाज़ें उठती थी? हम देखते थे, चाहे यूनाइटेड नेशंस में देखें या और बड़े जो वर्ल्ड फोरम्स थे उन पर हमेशा ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा की तरफ से आवाज़ें उठते देखते थे। तो क्या ये फौरी तौर पर बदलाव नज़र आ रहा है क्यूबा के साथ, ईरान के साथ जो बदलाव है, या आपको लगता है कि इनकी जो विरासत है ये आगे आने वाले राष्ट्रपति बनाकर रखेंगे? ये तो मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ओबामा का प्रभाव, उनका व्यक्तिगत प्रभाव इसमें काफ़ी है। आजकल सब लोग एक चर्चा कर रहे हैं ओबामा का प्रोफाइल का। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा लिमिटेशंस ऑफ अमेरिकन पावर। नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स मानते हैं हम सबसे शक्तिमान है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और मिलिट्री पावर पर बहुत उनका उसमें मानते हैं। हमने जॉर्ज बुश से देखा या रिपब्लिकन्स में ज़्यादा देखा। अभी भी अगर जो भाषा बाकी लोग यूज़ करते हैं, बट जैसे मेरा मित्र ने कहा, अमेरिका में भी बदलाव है। वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो भी बहुत थक गए हैं। उनका इकोनॉमिक लिमिटेशंस, मिलिट्री लिमिटेशंस, बहुत कुछ है। तो कुछ अंश अमेरिका में ये है कि हमारा देश का हित क्या है उसको देखेंगे। पूरा दुनिया में हमारा एक दबाव लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सेंटिमेंट भी है। बर्नी सैंडर्स का जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया, वो सेंटिमेंट पर्टिकुलरली यंग पीपल में वो सर्टनली हम देख सकते हैं। बट इससे ज़्यादा, माय लास्ट पॉइंट, इससे ज़्यादा ओबामा व्यक्तिगत एक बहुत सेरेब्रल प्रेसिडेंट है। वो हमेशा दैट्स वे लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, रिलक्टेंट लीडर, ऐसे शब्द आजकल प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर हिलरी आएगा, ट्रंप आएगा और कोई आएगा, कितना इसी दारी में वो जाएंगे, इसी रास्ते में जाएंगे, वो देखना मुश्किल है। लेकिन जो बराक ओबामा है, उनकी जो विरासत है, उसके चिन्ह, उसके निशान जो है अमेरिका की सियासत पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी हमेशा के लिए छूट जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देख रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दुश्मनी की बर्फ है वो पिघल रही है और इसको एक बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।